आयरन से मोस्टली लोग जो कंप्लेन बताते हैं वो ये होती है कि हमें आयरन सूट नहीं है कि आयरन आपके लिए आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर पूनम मगो, प्रैक्टिसिंग ऑब्स-गायनी एंड इनफर्टिलिटी इन दिल्ली। आज हम बात करेंगे आयरन के बारे में। तो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे को बोलते हैं कि हमसे आयरन नहीं खाया जाता है, तो हम क्या करें इस सिचुएशन में। आज हम यही बात करेंगे कि आयरन के क्या सब्स्टिट्यूट आप ले सकते हैं, कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, और किस तरह से आप आयरन के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले तो आयरन से मोस्टली लोग जो कंप्लेन बताते हैं वो ये होती है कि हमें आयरन सूट नहीं करता। आयरन लेने के बाद हमें घबराहट होती है, वॉमिटिंग भी आ जाती है, और कुछ पेशेंट्स को लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है, पेट में क्रैम्प्स जैसे बने रहते हैं, और कुछ पेशेंट ये कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जो कि कई दिन तक उनमें मोशन ही नहीं होता है। इस तरह की ये जो मैंने आपको बताई है, ये कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो लोग करते हैं आयरन की टैबलेट के साथ। तो आयरन की टैबलेट जो होती है वो अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, जैसे आयरन एस्कॉर्बिट है, आयरन फ्लोरेट है, आयरन के चिलेटेड आयरन की टैबलेट्स आती हैं, और कुछ एक आप देखेंगे तो आजकल न्यूअर प्रिपरेशंस भी आ गई हैं, आयरन पायरोफॉस्फेट भी है। तो आप प्रिपरेशन चेंज करके देख सकते हैं, क्योंकि ये सब में आयरन होता है जो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में हेल्प करता है। लेकिन प्रिपरेशन वाइज साइड इफेक्ट सबके अलग अलग होते हैं। हो सकता है आपको आयरन का एक टैबलेट सूट नहीं कर रहा हो, पर दूसरा सूट कर जाए, दूसरा भी सूट नहीं करे तो हो सकता है तीसरा सा टैबलेट सूट कर जाए। और अगर आपको कोई सा भी आयरन का टैबलेट सूट नहीं करता है तो आप क्या करें, इसी के बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आयरन आपके लिए आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों आपको इतना कहा जाता है प्रेगनेंसी में आयरन लेने के लिए। देखिए, जो हमारे ब्लड में एक तत्व होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। एक तरह से एक वाहन है जिसमें ऑक्सीजन लोड होती है, आप सांस के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन सारी पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होगी? ब्लड के थ्रू होगी। और कौन कैरी करेगा? जो स्पेसिफिक वाहन उसको कैरी करता है वो होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन बनता है आयरन से। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई किसी वजह से, तो हीमोग्लोबिन कम हुआ तो ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी में अच्छे से पहुंच नहीं पाएगी, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी के जितने भी अंग हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। शुरुआती दिनों में आपको ये एहसास भी नहीं होगा, धीरे धीरे ओवर द ईयर्स आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी वीक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी में जब हीमोग्लोबिन फॉल होने लगता है तो पेशेंट को बहुत थकान, कमज़ोरी और इरिटेशन, क्योंकि ब्रेन में आप समझिए ऑक्सीजन कम जा रही है, तो पेशेंट को बहुत चिड़चिड़ापन और इस तरह के सिम्पटम्स आने लगते हैं। कंफ्यूजन, काम में मन नहीं लगना, काम करने की क्षमता जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि आपके सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की कमी झेलनी पड़ रही होती है। और वहीं अगर हम बच्चे की बात करें, बच्चे को भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकते हैं। लेकिन अमूमन केसेस में क्या होता है, मान लो प्रेगनेंसी से पहले आपका हीमोग्लोबिन ठीक था, अब आपको आई प्रेगनेंसी, बच्चे को आयरन चाहिए अपने विकास के लिए, तो बच्चा आपसे आयरन एक्सट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, ताकि उसका हीमोग्लोबिन ठीक रहे। और मदर जो है वो एनीमिक होना शुरू हो जाती है, उस पर थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। पर क्या होता है कि फीमेल्स की टेंडेंसी रहती है झेलते रहने की, तो वो इनिशियली इन सिम्टम्स को समझते हैं कि चलो ये प्रेगनेंसी की वजह से नॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर सिम्टम्स और बढ़ते हैं, जैसे कि सांस फूलना है, हार्ट बीट सुनाई देना है, वो भी कुछ हद तक लोग मान लेते हैं कि ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। हार्ट बीट क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो जो हार्ट होता है, जो हमारा दिल होता है, वो ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा बार हार्ट पंप करता है उसी सेम ब्लड को बार बार टिश्यूज़ तक पहुंचाने के लिए, इसलिए आपके हार्ट पे लोड पड़ता है और आपको हार्ट बीट भी सुनाई देना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये सिम्टम नॉर्मल प्रेगनेंसी से मिलते जुलते होते हैं,
इसलिए बहुत बार पेशेंट इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और सांस भी फूलने लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको सिम्टम दे रही है कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है तो बच्चे के विकास में भी इसका असर पड़ता है, बच्चे की ग्रोथ में इसका असर पड़ता है। एक और चीज़, ऐसा कुछ कॉज तो नहीं है कि एनीमिया यानी खून की कमी से बीपी बढ़ता है पेशेंट का, लेकिन बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि जहाँ पेशेंट एनीमिक होती है वहीं उसके बीपी बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। एक एनीमिया का और एक प्री एक्लेम्सिया का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब आप एनीमिक होते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारी तरह के चेंजेस होते हैं, जो कि दूसरी बीमारियों को भी एक तरह से निमंत्रण देते हैं। दूसरी बीमारियां होने के चांसेस भी आपको ज़्यादा हो जाते हैं। एनीमिक पेशेंट जो होती है दूसरे इन्फेक्शंस के लिए भी ज़्यादा प्रोन हो जाती है। तो ये सारे एनीमिया की वजह से कंसिक्वेंसेस रहते हैं, इसलिए आपको आयरन खाना बहुत ज़रूरी होता है। अब आयरन की रफली देखा जाए तो हर प्रेगनेंसी में आपको 100 के करीब टैबलेट खाने। आप कोई सा भी आयरन लो, आयरन एस्कॉर्बिट लो, फ्यूमरेट लो, कोई सा भी आयरन, बट आपको 100 टैबलेट खानी है। इवन जो गवर्नमेंट सप्लाई में आता है आयरन, आप वो भी ले सकते हैं, उसमें भी आयरन रहता है, फॉलिक एसिड रहता है। आयरन की हर टैबलेट में आपको 1.5 मिलीग्राम का फॉलिक एसिड मिलेगा, जिसलिए आपको फॉलिक एसिड अलग से नहीं लेना पड़ता। लेकिन जो मार्केट में प्रिपरेशंस मिलती हैं जो थोड़ी सी सुपीरियर मानी जाती है, उसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो और एडअप कर देते हैं। आपसे बड़ी टैबलेट नहीं ली जाती तो आप छोटी टैबलेट ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कहते हैं कि हम आयरन रिच फूड खा लेंगे पर हम टैबलेट नहीं खाएंगे, क्योंकि टैबलेट हमसे नहीं ली जाती। अगर इतना सब करने के बाद भी आपसे आयरन की टैबलेट नहीं खाई जा रही तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आयरन रिच फूड में आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जिसमें कि पालक का नाम सबसे ऊपर आता है। बट आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर आप जा रहे हैं, एक तो इनमें बहुत कम अमाउंट में आयरन रहता है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी की डेली नीड पूरी होना मुश्किल होता है। और आपको ये चीज़ें डेली में खानी रहेंगी, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दालें हैं, गुड़ है, चना है, राजमा है, नॉन-वेज फूड जितने भी हैं, एग है, सब में थोड़ा थोड़ा आयरन रहता है। ड्राई फ्रूट्स में आप ये समझें कि मूंगफली में भी आयरन होता है। अगर आप मूंगफली खाते हैं तो वो भी एक आयरन आपको प्रोवाइड करता है। पर यहाँ देखने वाली बात ये है कि आयरन का अमाउंट जो आपकी बॉडी में जा रहा है, क्या वो आपकी प्रेगनेंसी की ज़रूरत को पूरा कर पा रहा है? शायद नहीं। इसलिए आपको कोई ऐसा तरीका ढूंढना रहेगा जिससे आपकी आयरन की भरपाई डेली आप उसको ले सकें और आपकी तेज़ी से। इसके लिए आप एक पालक टमाटर का सूप बना सकते हैं। आयरन में अगर आप थोड़ा सा पालक लें, 1 पाव के करीब, उसमें आप 1 या 2 टमाटर डाल दें, आधा कप पानी डाल दें और कुकर में एक सीटी लगा दें। फिर उसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें, छान के नमक नींबू डाल के आप पिएं। ये आपको टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी जैसे सर्दियों के दिन आ रहे हैं तो शाम को एक तरह से पालक टमाटर का सूप पीना आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा, क्योंकि हल्का गर्म होगा, आपको आराम देगा। और दूसरा चीज़, इससे आपको पेट भी इजीली साफ़ हो जाएगा। जो पेशेंट को प्रॉब्लम होता है कि आयरन से कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको ये प्रॉब्लम इसके साथ नहीं होगा। पर ये सूप आपको डेली पीना, आप डेली आधा गिलास या 1 गिलास जितना आप पी पाएँ, आपको ये डेली लेना है। और दूसरा चीज़, आपको आयरन किन किन चीज़ों के साथ लेना चाहिए, जैसे इसमें मैंने आपको पालक बताया डालना है, टमाटर बताया, नींबू बताया, क्योंकि आयरन जो होता है उसका अब्जॉर्प्शन विटामिन सी इंक्रीज करता है। अब टमाटर में भी विटामिन सी है, ये आपके सूप को टेस्टी भी बनाएगा। नींबू में भी विटामिन सी है, ये भी आपके सूप को टेस्टी बनाएगा और इससे आयरन का अब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। दूसरा चीज़, यही सेम चीज़ अप्लाई होगी टैबलेट के साथ। अगर आप आयरन का टैबलेट लेते हैं तो साथ में आपको विटामिन सी का अगर आप टैबलेट ले लें, या फिर आप नींबू पानी ले लें, या फिर आप कोई भी जूस ले लें, सिट्रस फ्रूट जैसे संतरा है, इवन अमरूद भी है, इस तरह की चीज़ें लेंगे तो आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। आयरन का आपका जो डाइजेशन है, जो बॉडी आयरन एक्सट्रैक्ट करेगी, वो अच्छा होगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके साथ आयरन नहीं लेना चाहिए? चाय कॉफ़ी के साथ आपको आयरन बिल्कुल नहीं लेना है।
कैल्शियम की टैबलेट और आयरन की टैबलेट को इकट्ठे नहीं लेना है एक ही टाइम पे। और इसके अलावा अगर आप फूड से भी 1-2 घंटे का गैप रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आपने खाना खाया तो उसके 1 या 2 घंटे बाद आयरन का टैबलेट लेते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। इसके अलावा कौन सी ऐसी प्रेगनेंसी में कंडीशंस हैं जहाँ पे कि आपको अपना हीमोग्लोबिन अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मदर एनीमिक होती है तो डिलीवरी के टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन कुछ एक ब्लड ग्रुप हैं, जैसे नेगेटिव ब्लड ग्रुप हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आपको अपना हीमोग्लोबिन नॉर्मल रखना नॉर्मल पेशेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया की दिक्कत है क्योंकि उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। तीसरी चीज़, अगर आपको ट्विंस हैं तो भी आपको आयरन का इंटेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि आपको हाई रिस्क में डाल सकती है, उन सब में आपको आयरन का टैबलेट लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। नॉर्मल पेशेंट के लिए भी ये ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है 2-3 बार चेक किया जाता है। फर्स्ट तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, उसके बाद हम लगभग 26 वीक्स के करीब भी चेक कराते हैं जब हम ग्लूकोन डी का लोड वाला टेस्ट कराते हैं। उसके बाद एक बार लास्ट ट्राइमेस्टर में भी चेक करा देते हैं। दूसरा, जो आपके डॉक्टर होते हैं वो टाइम टू टाइम हर विजिट पे आपको क्लिनिकली देखते हैं कि आप फेल तो नहीं हो रहे, आपका कहीं टंग पे या स्किन पे लिप्स पे पीलापन तो नहीं आ रहा, कहीं आप एनीमिया में तो लैंड नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप एनीमिक होंगे तो वो डिलीवरी के टाइम पे अगर आपको ब्लड लॉस होता है तो वो आपके लिए जान का खतरा बन सकता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन किसी भी तरह से नहीं बढ़ रहा है तो डॉक्टर आपकी कुछ जांचें कराते हैं जिसमें कि आपके आयरन ही की कमी है या कोई दूसरा रीज़न तो नहीं है। अगर आपका आयरन का कमी ही निकलता है और दूसरा आपका हीमोग्लोबिन आपसे कुछ भी करके हीमोग्लोबिन आपका नहीं बढ़ रहा है तो आयरन की कमी के लिए इंजेक्शंस भी लगवा सकते हैं आयरन के, जिससे आपको 3 से 4 हफ्ते में आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो काफ़ी ठीक हो जाता है। तो आई गेस मैंने आपकी काफ़ी सारी क्वेरी सॉल्व करी होगी आयरन के बारे में, आयरन इंटॉलरेंस के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्या फूड ले सकते हैं, टैबलेट कैसे लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर कुछ और आप पूछना चाहें तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई करते हैं।